क्या आप एक ऐसे राजा की कहानी सुनने को तैयार हैं जिसने 17 बार मोहम्मद गोरी को धूल चटाई, लेकिन एक गलती ने भारत का इतिहास बदल दिया। शब्द भेदी बाण के मास्टर, आंखें खोने के बाद भी दुश्मनों का काल बनने वाले राय पिथौरा, पृथ्वीराज की अनसुनी दास्तान। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम स्याही से नहीं बल्कि लहू से लिखे जाते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने 12वीं सदी के भारत का भाग्य तय किया। गुजरात के पाटन में सम्राट सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के आंगन में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया पृथ्वीराज, लेकिन नियति ने उसके लिए पृथ्वीराज से भारत के अंतिम हिंदू सम्राट बनने का सफर पहले ही लिख दिया था। वो दौर युद्धों का था जहां जीवित रहने का अर्थ ही था सर्वश्रेष्ठ होना। इसीलिए पृथ्वीराज ने केवल राज करना ही नहीं सीखा बल्कि 14 भाषाओं पर महारत हासिल की और दर्शन से लेकर गणित तक के गूढ़ रहस्यों को समझा। क्योंकि एक महान राजा बनने के लिए सिर्फ बाहुबली नहीं बल्कि बुद्धिमानी की भी जरूरत थी। यही उन्होंने सीखी, वो रहस्यमयी विद्या जो उस समय के किसी भी योद्धा के लिए असंभव थी। शब्द भेदी बाण, बिना आंखों की सिर्फ हवा की सरसराहट और दुश्मन की सांसों की आहट सुनकर काल का ग्रास बना देना, यह कौशल उन्हें साधारण राजाओं से अलग बना रहा था। लेकिन वक्त ने क्रूर खेला। 1177 ईस्वी में पिता सोमेश्वर की असमय मृत्यु ने इस 11 साल के बालक के कंधों पर पूरा अजमेर का भार डाल दिया। लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनकी माता कर्पूरी देवी एक ढाल बनकर उनके साथ खड़ी हुई। राज्य अभिषेक तो हो गया, लेकिन यह ताज कांटों से भरा था। चारों तरफ दुश्मन थे, अपनों के बीच छिपे गद्दार और सीमा पर खड़े बाहरी हमलावर। अब पृथ्वीराज को साबित करना था कि क्या एक बालक दिल्ली के उस महान सिंहासन लाल कोट को संभालने के योग्य है। अजमेर की गद्दी तो मिल गई थी, लेकिन नियति का असली खेल 1180 ईस्वी में शुरू हुआ। दिल्ली के सम्राट और पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में थे जो भारत की सीमाओं का रक्षा कर सके। उन्होंने अपने नजरों के सामने कई राजकुमारों को देखा, लेकिन उनकी तलाश पृथ्वीराज पर जाकर रुकी। दिल्ली जो उस समय सत्ता का केंद्र थी, अब चौहानों के हाथों में जा चुकी थी। सत्ता मिलते ही चुनौतियां साए की तरह पीछे पड़ गई। अपनों ने ही बगावत का झंडा बुलंद किया। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन ने सिंहासन पर दावा ठोक दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह पृथ्वीराज की पहली अग्नि परीक्षा थी कि क्या वो एक छोटे राज्य के राजा रहेंगे या अखंड भारत के सम्राट बनेंगे। पृथ्वीराज ने तलवार उठाई, सिर्फ जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि यह संदेश देने के लिए कि चौहानों के रक्त में झुकना नहीं लिखा है। उन्होंने न केवल नागार्जुन के विद्रोह को जड़ से उखाड़ फेंका, बल्कि आसपास के शक्तिशाली भदानकों और चंदेलों को भी चुनौती दी। उन्होंने महोबा की युद्ध में साबित कर दिया कि पृथ्वीराज की सैन्य शक्ति अजेय है। उनकी जीत का राज सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि उनकी वार स्ट्रेटजी थी। उन्होंने अपनी सेना का गरुड़ व्यूह, चक्रव्यूह जैसी प्राचीन कलाओं में माहिर किया, जहां दूसरे राजा केवल अपने हाथियों पर भरोसा करने लगे थे। पृथ्वीराज ने अपनी घुड़सवार सेना को बिजली जैसी रफ्तार दी। उन्होंने दिल्ली के चारों ओर किला राय पिथौरा की दीवारें इतनी ऊंची कर दी कि दुश्मन उसे देखने मात्र से कांपने लगे। दिग्विजय यात्रा सफल रही। पृथ्वीराज अब राय पिथौरा बन चुके थे, लेकिन सत्ता के इस शिखर पर दो ऐसी ताकतें पनप रही थी जो उनके विनाश का कारण बनने वाली थी। एक तरफ कन्नौज के राजा जयचंद्र की बढ़ती ईर्ष्या और दूसरी तरफ सरहद पार उठती एक काली आंधी मोहम्मद गोरी। क्या पृथ्वीराज एक साथ दो मोर्चों पर लड़ पाएंगे? शक्तिशाली पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद्र, वैसे तो ये रिश्तेदार थे, लेकिन सत्ता की भूख और दिल्ली पर राज करने की चाहत ने इन्हें कट्टर दुश्मन बना दिया। जयचंद्र खुद को भारत का सबसे बड़ा राजा मानता था, लेकिन जनता की आंखों में नायक केवल पृथ्वीराज थे। यह वही कारण था जिसने ईर्ष्या के बीज बोए। जयचंद्र ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए महायज्ञ और अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। उसने आर्यवर्त के सभी राजाओं को बुलाया सिवाय पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए जयचंद्र ने और उसे द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। वह पृथ्वीराज को दुनिया के सामने नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन कहानी में एक मोड़ आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। संयोगिता, जो पृथ्वीराज की वीरता पर अपना दिल हार चुकी थी, उन्होंने सभी राजाओं को ठुकरा कर उस मिट्टी की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी।
ठीक उसी पल बिजली की रफ्तार से पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर सवार होकर सभा में दाखिल हुए और भरे दरबार से संयोगिता को अपने साथ ले गए। यह घटना 1189 से 90 ईस्वी की है। कन्नौज के भरे दरबार में हुआ यह दुस्साहस जयचंद्र के लिए असहनीय अपमान था। यह सिर्फ एक प्रेम कथा की जीत नहीं थी, बल्कि यह दो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों के बीच कभी न खत्म होने वाले युद्धों की शुरुआत थी। पृथ्वीराज और संयोगिता दिल्ली में खुश थे, लेकिन कन्नौज में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। जयचंद्र ने वो किया जो कोई देशभक्त नहीं करता। उसने सरहद पार बैठे विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। अब पृथ्वीराज को केवल गद्दारी से नहीं, बल्कि एक ऐसे शैतान से लड़ना था जो भारत को लूटने की सपना देख रहा था। सन 1191 ईस्वी, जगह तराइन का मैदान। एक तरफ था अफगानिस्तान के खोर प्रांत का सुल्तान मोहम्मद गोरी, जो अपनी विशाल तुर्की सेना और खूंखार मंसूबों के साथ भारत की दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ खड़े थे दिल्ली और अजमेर के रक्षक सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनके साहसी राजपूत योद्धा। गोरी का उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं, बल्कि भारत में इस्लामी सल्तनत की नींव रखना था। उसने सरहिंद के किले पर कब्जा कर लिया था, जो पृथ्वीराज के साम्राज्य का प्रवेश द्वार था। पृथ्वीराज के लिए यह केवल जमीन की जंग नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और मातृभूमि के अस्तित्व की लड़ाई थी। उन्होंने आसपास के राजाओं को एकजुट किया और विशाल सेना लेकर तराइन की मैदान पर उतर गए। युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों के पराक्रम के सामने तुर्की तीरंदाजों की रणनीति फेल हो गई। पृथ्वीराज की अश्व सेना ने गोरी की सेना के दोनों बाजुओं को तोड़ दिया। तभी एक ऐसी ऐतिहासिक पल आया। गोरी और खांडे राव का आमना सामना हुआ। खांडे राव ने अपने भाले के एक ही प्रहार से गोरी को बुरी तरह घायल कर दिया। गोरी अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक तुर्की सैनिक उसे लेकर मैदान से भाग निकला। गोरी की सेना तितर बितर हो गई। तुर्क सैनिक जान बचाकर भाग रहे थे। पृथ्वीराज के पास मौका था कि वो भागती हुई सेना का पीछा करते और गोरी का अंत कर देते, लेकिन राजपूत धर्म के सिद्धांतों के चलते उन्होंने पीठ दिखाकर भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं किया। गोरी को बंदी बनाया गया, लेकिन उसे 17 बार जीवनदान देकर छोड़ दिया गया। दिल्ली में जीत के दिए जल रहे थे। सम्राट को लग रहा था कि दुश्मन समझ चुका है कि भारत की ओर आंख उठाना मौत को दावत देना है। लेकिन गजनी में गोरी अपनी हार को भूला नहीं था। वो अपनी हार का बदला लेने के लिए एक ऐसी साजिश रच रहा था जिसमें छल था, धोखा था और जयचंद्र की गद्दारी थी। क्या पृथ्वीराज की यही क्षमा उनके सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी? वर्ष 1192 ईस्वी, तराइन का वही मैदान जहां एक साल पहले गोरी को धूल चटाई गई थी, लेकिन इस बार हवाओं में गद्दारी की महक थी। मोहम्मद गोरी 1,20,000 की नई खूंखार सेना लेकर लौटा था। उसे पता था कि वो आमने सामने की जंग में पृथ्वीराज को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने छल का सहारा लिया। एक तरफ पृथ्वीराज और उनके सेनापति जो युद्धों के नियमों में विश्वास रखते थे, दूसरी तरफ गोरी और उसके पीछे खड़ा जयचंद्र, जिसने गोरी को राजपूतों की कमजोरियां और युद्ध करने के तरीकों की गुप्त जानकारी दे दी थी। जयचंद्र को लगा था कि गोरी पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली उसे दे देगा, लेकिन वो इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी में था। गोरी ने संधि का नाटक किया। उसने संदेश भेजा कि वो युद्ध नहीं चाहता। पृथ्वीराज की सेना निश्चित हो गई, लेकिन यह एक जाल था। राजपूतों की परंपरा थी कि वे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले युद्ध नहीं करते। गोरी ने इसी का फायदा उठाया। सूर्योदय से पहले जब राजपूत सेना नित्य कर्म और पूजा पाठ में व्यस्त थी, गोरी ने अचानक हमला कर दिया। पृथ्वीराज ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन इस बार गोरी की रणनीति अलग थी। उसने अपनी सेना को टुकड़ियों में बांट दिया था, जो हमला करती थी और फिर भागने का नाटक करती थी। जैसे ही राजपूत उनका पीछा करते, ताजा तुर्क सेना उन पर टूट पड़ती। दोपहर होते होते थकी हुई राजपूत सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। इतिहास गवाह है, पृथ्वीराज कभी रणभूमि में नहीं हारे। वो गोरी के छल और अपनों की गद्दारी से हार गए।
उन्हें बंदी बना लिया गया और जंजीरों में जकड़कर गजनी ले जाया गया और भारत पर गुलामी के काले बादल मंडराने लगे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक अंधा शेर अभी भी अपनी आखिरी दहाड़ मारने वाला था। स्थान गजनी। दिल्ली का सम्राट अब एक अंधेरी कोठरी में कैद था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से उनकी शान छीननी चाहिए, उनसे झुकने को कहा, लेकिन चौहान की आंखों में डर नहीं बल्कि प्रचंड ज्वाला थी। क्रोध में आकर गौरी ने वो किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने सुलगती गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी। इस घोर अंधकार में उनके साथ थे उनके परम मित्र और राजकवि चंद्रबर दाई। चंद्रबर दाई केवल एक कवि नहीं बल्कि वो सूत्रधार थे जिन्होंने इस डूबती हुई कहानी में उम्मीद की आखिरी किरण फूकी। उन्होंने गौरी को एक कला देखने के लिए उकसाया। वो कला सिर्फ पृथ्वीराज जानते थे, शब्द भेदी बाण। गौरी को यकीन नहीं था कि एक अंधा इंसान तीर चला सकता है। उसने अपने श्रेष्ठता दिखाने के लिए एक प्रदर्शन आयोजित किया। पृथ्वीराज को सभी के बीच लाया गया। उनके हाथों में धनुष था और उनकी आंखों में गहरा सन्नाटा। गौरी ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, यह सोचकर कि वो लाचार राजा का मजाक उड़ा रहा है। पृथ्वीराज ने गौरी के आवाज को अपना लक्ष्य बनाया। बिजली की गति से तीर कमान से छूटा और सीधे गौरी के गले को चीरता हुआ पार निकल गया। एक अंधा सम्राट जीत चुका था। सुल्तान का अहंकार धराशायी था। वर्ष 1192 ईस्वी। गजनी की धरती साक्षी बनी उस महान बलिदान की। पृथ्वीराज चौहान ने साबित कर दिया कि शरीर को कैद किया जा सकता है, आंखों की रोशनी छीनी जा सकती है, लेकिन एक योद्धा की आत्मा को कभी झुकाया नहीं जा सकता। दिल्ली का आखिरी हिंदू सूर्य अस्त हुआ, लेकिन अपनी चमक से इतिहास को हमेशा के लिए रोशन कर गया। दोस्तों, आपको इस महाराजा की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि ऐसे ही नई और इंस्पायरिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।